Welcome back to our law series on the Specific Relief Act 1877. Before starting the lecture, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. Let's start. पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि कौन लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं सेक्शन 23 और किन के खिलाफ मांगी जा सकती है सेक्शन 27। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा रिवर्स है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 28 जो बताता है कि किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। What parties cannot be compelled to perform। इन सिंपल वर्ड्स ये सेक्शन उन लोगों को बचाता है जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कुछ नाइंसाफी हुई हो। चलिए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन समझते हैं। सेक्शन 28 टॉपिक है व्हाट पार्टीज कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। सिंपल अल्फाज में कहूं तो ये सेक्शन हमें वो कंडीशंस बताता है जहां कोर्ट किसी इंसान को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने पर मजबूर नहीं कर सकता। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का मकसद ये होता है कि लोग अपना वादा पूरा करें, जिसे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं, लेकिन लॉ हमेशा फेयरनेस और जस्टिस पर चलता है। सेक्शन 28 कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अनफेयर है तो कोर्ट डिफेंडेंट जिस पर केस हुआ है को ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम हर हाल में ये काम करो। अब मैं आपको वो 3 मेन बातें बताता हूं जिनकी वजह से कोर्ट मना कर देता है। नंबर 1, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, पैसा बहुत कम होना। फर्ज करें एक घर की कीमत 1 करोड़ है लेकिन किसी वजह से एग्रीमेंट सिर्फ 5 लाख में साइन हो गया। अगर कोर्ट को लगता है कि ये इतना सस्ता है कि ये धोखा या अनड्यू इन्फ्लुएंस लग रहा है तो कोर्ट उस बंदे को घर बेचने पर मजबूर नहीं करेगा। नंबर 2, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक। अगर किसी ने झूठ बोलकर या किसी गलत फहमी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है तो सेक्शन 28 उसे प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि मैं ए प्लॉट बेच रहा हूं लेकिन पेपर पर बी प्लॉट लिख दिया। क्योंकि यहां कंसेंट यानी रजामंदी क्लियर नहीं थी, इसलिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। नंबर 3, अनफेयर एडवांटेज। अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ऐसी हैं कि एक पार्टी को बहुत ज्यादा अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है और दूसरी पार्टी बेचारी फंस गई है तो कोर्ट इक्विटी के बिना पर उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने से इनकार कर सकता है। डियर एस्पिरेंट्स, हमेशा याद रखें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। कोर्ट तभी ऑर्डर देता है जब सब कुछ साफ और ट्रांसपेरेंट हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड है तो सेक्शन 28 डिफेंडेंट यानी जिस पर केस हुआ है के लिए एक ढाल यानी शील्ड का काम करता है। आई होप आपको सेक्शन 28 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम सेक्शन 28 के कोर प्रिंसिपल को मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 28। यहां हम वो बेसिक लॉजिक समझेंगे जिस पर यह पूरा सेक्शन खड़ा है। सेक्शन 28 का असल मकसद। स्टूडेंट्स, इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। पहली बात, ये सेक्शन उन सिचुएशंस को डील करता है जहां कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा। यानी अगर आप कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि जनाब अगले बंदे से कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाएं तो कोर्ट सेक्शन 28 को देखकर कह सकता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसका बेसिक मतलब यह है कि आप हर किसी को फोर्स यानी कंपेल नहीं कर सकते कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। लॉ में हर चीज जबरदस्ती नहीं होती, कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां पार्टी को स्टॉप का साइन दिखा दिया जाता है। तीसरी बात, ये हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। ये कोई रैंडम बात नहीं है बल्कि स्पेसिफिक केसेस की एक पूरी लिस्ट है जहां एनफोर्समेंट को डिनाई कर दिया जाता है यानी साफ इनकार कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, सोचिए एक बहुत पुराना घर है जिसकी हालत बहुत खराब है। सेलर ने गलती से एग्रीमेंट में लिख दिया कि वो इसे बिल्कुल नए महल की तरह बनाकर देगा, सिर्फ थोड़े से पैसों में। अब अगर बायर कोर्ट जाए कि इसे मजबूर करें कि ये पुराने घर को महल बनाए तो कोर्ट देखेगा कि ये तो बहुत अनफेयर हो जाएगा। वहां कोर्ट सेक्शन 28 का स्टॉप साइन दिखाएगा और कहेगा कि हम सेलर को इस इम्पॉसिबल या अनफेयर काम के लिए कंपेल नहीं कर सकते। सेक्शन 28 बेसिकली लॉ का एक सेफ्टी वॉल्व है जो लोगों को अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसने से बचाता है। क्या आपको ये जनरल प्रिंसिपल समझ आ गया? अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछें, फिर हम उन स्पेसिफिक केसेस की लिस्ट पर चलते हैं जो इस सेक्शन में दी गई हैं। केस 1, ग्रॉसली इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं केस 1 ग्रॉसली इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की। ये कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये टर्म समझते हैं कि व्हाट इज ग्रॉसली इनएडिक्वेट। लॉ में कंसिडरेशन का मतलब होता है वो कीमत या बदला जो आप किसी चीज के लिए देते हैं। अब यहां लिखा है ग्रॉसली इनएडिक्वेट, इसका उर्दू में मतलब होता है नामुनासिब।
देखिए, अगर एक घर 1 करोड़ का है और आपने उसे 95 लाख में खरीद लिया, तो ये इनएडिक्वेट नहीं है, ये तो बस थोड़ी सी बार्गेनिंग है। लेकिन अगर वही 1 करोड़ का घर कोई आपको सिर्फ 5 लाख या 10 लाख में बेच रहा हो, तो ये शॉकिंगली लो है। इतना सस्ता कि देखने वाले को झटका लगे। लॉ कहता है कि ऐसी सिचुएशन में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स नहीं करेगा, यानी कोर्ट सेलर को मजबूर नहीं करेगा कि वो इतने सस्ते में अपनी प्रॉपर्टी आपको दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई इतना सस्ता क्यों बेचेगा। यहाँ लॉ का दूसरा पॉइंट आता है, एविडेंस ऑफ फ्रॉड और अनड्यू एडवांटेज। जब कंसिडरेशन इतनी कम होती है तो ये अक्सर दो चीजों का इशारा होती है। नंबर 1, फ्रॉड, शायद बेचने वाले को धोखे में रखा गया हो। नंबर 2, अनड्यू एडवांटेज, शायद सेलर किसी सख्त मुसीबत में था या मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं था कि सही फैसला कर सके और बायर ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करें, एक बहुत ही बुजुर्ग खातून है जो अकेली रहती हैं। उनका एक बंगला है जिसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है। उनका कोई दूर का रिश्तेदार आता है और उन्हें डराता है या बहकाकर सिर्फ 20 लाख में वो बंगला अपने नाम करवाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। जब ये केस कोर्ट जाएगा तो जज देखेंगे कि भाई 5 करोड़ की चीज 20 लाख में, ये तो बिल्कुल नामुनासिब यानी ग्रॉसली इनएडिक्वेट है। कोर्ट कहेगा कि यहां साफ नजर आ रहा है कि बायर ने अनड्यू एडवांटेज लिया है, इसलिए हम इस कॉन्ट्रैक्ट को जबरदस्ती पूरा एनफोर्स नहीं करवाएंगे। हमेशा याद रखें, लॉ सिर्फ लो प्राइस को नहीं देखता, वो शॉकिंगली लो प्राइस को देखता है, क्योंकि वहां नियत में खोट होने का डर होता है। एग्जाम्पल, द हाउस सेल। अब इस हाउस सेल की एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये रूल अप्लाई कैसे होता है। द सिनेरियो, अ डिजास्ट्रस डील। इमेजिन करें, एक पर्सन है ए जो अपना घर बेचना चाहता है। उस घर की असली कीमत मार्केट में 50 लाख रुपए है, लेकिन पेपर पर जो डील हुई है वो सिर्फ 5 या 10 लाख की है। अब आप खुद सोचें, कहां 50 लाख और कहां सिर्फ 5-10 लाख। ये कोई छोटी मोटी बार्गेनिंग नहीं है। कोर्ट का क्या फैसला होगा? इस सिनेरियो को देखकर लॉ 3 बातें बिल्कुल क्लियर कहता है। नंबर 1, ग्रॉसली इनएडिक्वेट। ये प्राइस सिर्फ कम नहीं बल्कि ग्रॉसली इनएडिक्वेट है, यानी कि बिल्कुल नामुनासिब और हैरत अंगेज हद तक कम है। नंबर 2, अनफेयर एडवांटेज। ऐसी सिचुएशन में साफ नजर आ रहा है कि प्लेंटिफ यानी बायर को एक अनफेयर या अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है। ऐसा लगता है कि उसने सेलर की किसी मजबूरी का फायदा उठाया है। नंबर 3, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। रिजल्ट ये निकलेगा कि कोर्ट ए यानी सेलर को कभी भी कंपेल नहीं करेगा, यानी मजबूर नहीं करेगा कि वो इतनी कम कीमत पर अपना घर बेचे। डियर एस्पिरेंट्स, जब आप ये आंसर एग्जाम में लिखें तो सिर्फ ये मत लिखें कि प्राइस कम है। हमेशा लिंक करें कि ये प्राइस इतनी कम क्यों है। आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये इनएडिक्वेसी फ्रॉड या अनड्यू एडवांटेज की निशानी है। अगर आप ये लिंक बना देंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है। केस इन पॉइंट, कॉन्टेक्स्ट। चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। पहले हमने देखा था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब मिलती है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने से साफ इनकार कर देता है। सिंपल अल्फाज में कहूं तो अगर आपने सामने वाली पार्टी का यस किसी गलत तरीके से लिया है तो लॉ आपकी मदद नहीं करेगा। चलिए इसके 3 मेन पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 1, मिस रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है किसी को गलत बात बताना। अब चाहे आपने जानबूझकर झूठ बोला हो, विलफुल, या आपको खुद नहीं पता था और गलती से गलत इन्फो दे दी, दोनों सूरतों में अगर बेस गलत है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा। एग्जाम्पल, आपने कहा कि ये घर 2 साल पुराना है जबकि वो 10 साल पुराना था। नंबर 2, कंसीलमेंट। ये मिस रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा अलग है। यहाँ आप झूठ नहीं बोल रहे बल्कि आप बात छुपा रहे हैं, हाइडिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एग्जाम्पल, आप अपनी कार बेच रहे हैं और आपको पता है कि इसका इंजन लीक करता है, लेकिन आपने जानबूझकर बायर को नहीं बताया। ये शेडी तरीका है कंसेंट लेने का। नंबर 3, सर्कमवेंशन और अनफेयर प्रैक्टिस। इसका मतलब है कोई भी चालाकी या टेढ़ा तरीका इस्तेमाल करना। अगर आपने सामने वाली पार्टी को कंफ्यूज किया, प्रेशर डाला या किसी अनफेयर स्कीम के तहत उनका साइन लिया तो कोर्ट कहेगा कि बॉस ये गलत है। बॉटम लाइन, बेसिकली एनी इलीगल और शेडी मीन्स वर यूज्ड टू गेट द येस। अगर आपका येस साफ सुथरा नहीं है तो आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि सर इसने साइन किया था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। कोर्ट हमेशा इक्विटी और फेयरनेस देखता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। केस 2, कंसेंट ऑब्टेन्ड इम्प्रॉपरली। चलिए केस 2 का सेकंड पार्ट डिटेल में समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ झूठ नहीं बल्कि अधूरा वादा मसला है। लीगल टर्म्स में अगर एक पार्टी कोई वादा करती है और दूसरी पार्टी उसी वादे की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो वो वादा पूरा करना जरूरी है। अगर वो प्रॉमिस सब्सटेंशियली फुलफिल नहीं होता, यानी बड़ा हिस्सा पूरा नहीं किया जाता, तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज कर देता है।
चलिए इस पिक्चर वाली एग्जाम्पल से समझते हैं। सिनेरियो, फर्ज करें ए एक घर खरीदने के लिए राजी होता है, लेकिन एक शर्त पर। सेलर बी ने वादा किया था कि वो घर का पुराना गार्डन बिल्कुल नया और ब्यूटीफुल बना कर देगा। प्रॉमिस रेनोवेट। द कॉन्फ्लिक्ट, ए ने अपना कंसेंट सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उसे गार्डन पसंद था, लेकिन बाद में बी गार्डन रेनोवेट करने से साफ इनकार कर देता है। द रिजल्ट, अब यहाँ बी ये नहीं कह सकता कि मैंने घर तो दे दिया ना, छोटे से गार्डन की क्या बात है। नो, लॉ कहता है कि क्योंकि वो प्रॉमिस जो कंसेंट की वजह था तोड़ दिया गया है, इसलिए कोर्ट ए को मजबूर नहीं करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। अगर आपने किसी को कोई लल्लू प्रॉमिस देकर राजी किया है और फिर वो वादा पूरा नहीं किया, तो आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि सर इसे घर खरीदे। कोर्ट कहेगा कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए ए अब बाउंड नहीं है। समझ आया? The proviso. What if the contract mentions compensation? Alright aspirants, let's move on to case number 3. अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन की, जो है मिस्टेक, मिसएप्रीहेंशन और सरप्राइज। इमेजिन करें कि कोर्ट के पास एक केस आता है जहां एक पार्टी कहती है कि सर कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ था लेकिन मुझसे गलती हो गई। क्या कोर्ट ऐसे में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर करेगा? लेट्स फाइंड आउट। 1. द कोर रूल, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज्ड। सबसे पहले ये बात समझ लें कि कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मना यानी रिफ्यूज कर देगा अगर डिफेंडेंट की असेंट यानी उसकी हाँ इन 3 चीजों के असर में थी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी किसी हकीकत को समझने में गलती हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी खरीदी ये समझकर कि मॉडल 2024 है, लेकिन सेलर को भी लगा 2024 है, जबकि वो 2022 मॉडल था। मिस एप्रीहेंशन, इसका मतलब है सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग। दोनों पार्टीज के दरमियान बात क्लियर नहीं थी। आप कुछ और समझ रहे थे और दूसरी पार्टी कुछ और। ये लॉ की टर्म में थोड़ा अलग है। इसका मतलब है एक्टिंग विदाउट ड्यू डेलिबरेशन, यानी आपने बिना सोचे समझे, जल्दबाजी में या अचानक किसी प्रेशर या सिचुएशन में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, बिना ये एनालाइज किए कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। 2. द बॉटम लाइन, कंसेंट वॉज नॉट फ्री। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इन तीनों सिचुएशंस का मतलब यह है कि आपका कंसेंट फ्री नहीं था। आपने जो येस कहा वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग पर बेस करता था। लॉ कहता है कि अगर बेस ही गलत है तो हम आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनफेयर हो जाएगा। 3. द कॉमन मिस्टेक ट्रैप। अब यहां फोकस करें, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट वर्सेस मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये एक्सक्यूजेबल है। अगर चीज की क्वालिटी या क्वांटिटी समझने में गलती हुई तो कोर्ट रहम कर सकता है। मिस्टेक ऑफ लॉ, लेकिन अगर आप कोर्ट में जाकर कहें कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में ये रूल है या लॉ ये कहता है, तो कोर्ट कहेगा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आपको मुल्क का कानून नहीं पता था। इसलिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सिर्फ तब रुकेगी अगर गलती फैक्ट्स में हो, लॉ में नहीं। तो याद रखिए, अगर कंसेंट फ्री नहीं है और बात मिस्टेक, मिसएप्रीहेंशन या सरप्राइज पर टिकी है, तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर नहीं करेगा। प्रोवाइजो, कॉम्पेंसेशन क्लॉज। अच्छा, तो एस्पिरेंट्स अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट की तरफ आते हैं। पहले हमने पढ़ा कि मिस्टेक की वजह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज हो सकती है, लेकिन व्हाट इफ पार्टीज ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में इसका सोल्यूशन लिखा हो? इसे हम कहते हैं द प्रोवाइजो। चले इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. द कॉम्पेंसेशन क्लॉज। कभी कभी बिजनेस डील्स में लोग समझदार होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाल देते हैं कि देखें, अगर कल को कोई गलती निकल आई तो हम डील कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि इतना हर्जाना पे कर देंगे। रूल क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक की सूरत में कॉम्पेंसेशन का जिक्र है, तो जिस पार्टी ने गलती की है उसे वो अग्रीड अमाउंट पे करनी होगी। कोर्ट्स एक्शन क्या है? कोर्ट इस कॉम्पेंसेशन पार्ट को एनफोर्स करवाएगा। कोर्ट कहेगा कि चूंकि आपने खुद लिखा था कि मिस्टेक पर इतने पैसे देंगे, तो अब वो पैसे निकालें। 2. मिस्टेकन पार्ट वर्सेस द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां एक बारीकी है जो आपने समझनी है। मिस्टेकन पार्ट, जिस पार्ट में गलती हुई है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी, यानी कोर्ट आपको वो गलत काम पूरा करने पर मजबूर नहीं करेगा। लेकिन द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का बाकी हिस्सा जो सही है और परफॉर्म हो सकता है, कोर्ट उसे एनफोर्स करवा सकता है। राइट साइड पर फ्लो चार्ट देखें, ये आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर देगा। 1. कॉन्ट्रैक्ट हैज अ मिस्टेक, अगर आंसर यस है तो। हैज कॉम्पेंसेशन क्लॉज, अगर इसका आंसर भी यस है तो रिजल्ट ये निकलेगा कि आप कॉम्पेंसेशन पे करेंगे।
मिस्टेकन पार्ट छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बाकी कॉन्ट्रैक्ट यानी द रेस्ट एनफोर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 100 एकड़ जमीन का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बाद में पता चला कि 2 एकड़ पर तो पहले ही किसी और का कब्जा है। अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि पर एकड़ गलती पर 50,000 कॉम्पनसेशन होगी, तो कोर्ट कहेगा कि 2 एकड़ का हर्जाना दें और बाकी 98 एकड़ की रजिस्ट्री करवाएं। उम्मीद है ये प्रोवाइजो क्लियर हो गया होगा। केस इन पॉइंट, पाकिस्तानी लॉ कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जरा इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में देखते हैं। थ्योरी अपनी जगह, लेकिन कोर्ट्स इसे असल्ट में कैसे अप्लाई करती हैं। हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 28 की बात कर रहे हैं। स्पेशली प्रॉपर्टी सेल केसेस में हमारी कोर्ट्स इस सेक्शन के प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हैं। एक लैंडमार्क रेफरेंस नोट कर लें। एमएसटी गुलाम फातिमा वर्सेस एमएसटी जुबैदा बीबी 2009 एससीएमआर 1318। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए इसकी लीगल वेटेज बहुत ज़्यादा है। इस केस में हुआ क्या था? सिंपल अल्फाज में समझें तो कोर्ट ने एक बहुत क्लियर रूल सेट कर दिया। रूलिंग को गौर से पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजें नजर आ रही हों, पहली इनएडिक्वेट कंसिडरेशन यानी कि प्रॉपर्टी की कीमत मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम रखी गई हो, और दूसरी अनड्यू एडवांटेज यानी साफ नजर आ रहा हो कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की मजबूरी या नादानी का फायदा उठाया है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिलीफ देने से मना कर सकती है। ये पॉइंट सीधा हमारे केस 1 से लिंक करता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। सो द टेक अवे इज कि लॉ सिर्फ पेपर पर लिखी हुई बातों को नहीं देखता, वो फेयरनेस और इक्विटी को भी देखता है। सेक्शन 28 एट अ ग्लांस एंड मेमोरी ट्रिक। जी तो एस्पिरेंट्स, अब तक हमने सेक्शन 28 की काफी डिटेल्स देख ली हैं। अब वक्त है इस पूरे कॉन्सेप्ट को एट अ ग्लांस समराइज करने का। हमने बस ये याद रखना है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब एनफोर्स नहीं की जा सकती। इसके 3 मेन केसेस हैं। नंबर 1, ग्रॉसली इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इसका मतलब है कि कीमत इतनी कम है कि अक्ल हैरान रह जाए, और साथ में फ्रॉड या अनड्यू एडवांटेज का एलिमेंट भी हो। नंबर 2, कंसेंट ऑब्टेन्ड इम्प्रॉपरली। अगर आपने किसी की हाँ गलत तरीके से ली है, जैसे झूठ बोलकर मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई बात छुपाकर कंसीलमेंट, या वादे करके मुकर जाना ब्रोकन प्रोमिसेस, इन केसेस में कोर्ट कभी मदद नहीं करेगी। और नंबर 3, कंसेंट गिवन बाय मिस्टेक। कभी कभी कोई फ्रॉड नहीं होता, लेकिन पार्टी से गलती हो जाती है। मसलन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, आप समझ कुछ रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट कुछ और निकला, या कोई अचानक ऐसी सरप्राइज सिचुएशन आ गई कि आपका फैसला ही बदल गया। तो याद रखिए, अगर इन तीनों में से एक भी चीज मौजूद है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स नहीं हो सकती। अब इसे याद कैसे रखना है? नीचे देखिए, मैंने आपके लिए एक मेमोरी ट्रिक लिखी है। CCM फॉर सी कंसिडरेशन जो इनएडिक्वेट हो, C फॉर कंसेंट जो इम्प्रॉपर हो, और M फॉर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बस ये 3 वर्ड्स याद रखें और सेक्शन 28 आपकी मुट्ठी में। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये था सेक्शन 28 का मुकम्मल ब्रेकडाउन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि लॉ हमेशा फेयर प्ले चाहता है। अगर आपको अनड्यू एडवांटेज या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की मजीद एग्जाम्पल्स चाहिए तो कमेंट्स में पूछें। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।